नमस्कार। तो चलिए आज समझते हैं क्लास 10 हिस्ट्री का पहला और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प चैप्टर्स में से एक, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एक फटाफट रिवीजन की तरह काम करेगा। तो हमारा सफर कहाँ से शुरू होगा? हम एक सपने से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक चिंगारी ने पूरे यूरोप में आग लगा दी। इसके बाद जानेंगे कि कैसे नए विचार फैले और पुराने विचारों से टकराए, कैसे जर्मनी और इटली जैसे देश बने, और आखिर में ये भी देखेंगे कि कैसे नेशनलिज्म का अच्छा सा विचार इंपीरियलिज्म के एक खतरनाक रूप में बदल गया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी जंग से नहीं, किसी राजा के फरमान से भी नहीं, बल्कि एक पेंटिंग से। हाँ, एक पेंटिंग जिसमें एक बहुत बड़ा सपना छुपा हुआ था। सोचिए, साल है 1848। एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सोरियो। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे हैं, एक ऐसी दुनिया को कैनवस पर उतार रहे हैं जो उस वक्त किसी ने सोची भी नहीं थी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि आने वाले कल का एक विजन था। अच्छा, तो इस पेंटिंग में खास क्या है? देखिए, हर छोटी बड़ी चीज का एक मतलब है। वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही है ना, वो आज़ादी की निशानी है, जिसके हाथ में ज्ञान की मशाल है। और जरा नीचे देखिए, जमीन पर क्या बिखरा पड़ा है? एब्सोल्यूट मोनार्की के टूटे फूटे ताज और सिंहासन, मतलब राजशाही का अंत। और वो जो लंबी लाइन में अलग अलग देशों के लोग चल रहे हैं, वो सब मिलकर एक ही दिशा में जा रहे हैं, आज़ादी की ओर। अब सपना तो बहुत खूबसूरत था, है ना? पर सवाल ये है कि इस सपने को हकीकत बनाने की पहली चिंगारी, वो पहला स्पार्क कहाँ से आया? और इसका जवाब है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 से पहले और बाद के फ्रांस में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक झटके में सब बदल गया। जहां पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी राजा का ही राज, वहां अब पावर सीधे लोगों के हाथ में आ गई। स्टेट्स जनरल की जगह नेशनल असेंबली बन गई। शाही झंडा हटा और नया तिरंगा लहराया। पर सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी बदलाव क्या था? ये सोच कि राजा ही देश नहीं है, बल्कि देश के लोग, वो मिलकर एक नेशन बनाते हैं। अब देखिए, अच्छे विचार हों या बुरे, वो एक जगह टिकते नहीं हैं। ये हवा की तरह फैलते हैं। और इन विचारों को फ्रांस से बाहर पूरे यूरोप में ले जाने का काम किया नेपोलियन ने। और जब ये नए विचार पुरानी सोच से टकराए, तो जाहिर है एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था। तो नेपोलियन ने क्या किया? 1804 में वो एक सिविल कोड लेकर आया, जिसे हम नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ बहुत ही मॉडर्न बातें थीं, जैसे कानून के सामने सब बराबर होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिला, और सबसे बड़ी बात, सदियों से चला आ रहा फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया। तो जाहिर है शुरू शुरू में लोगों को लगा कि अरे वाह, ये तो मसीहा है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो नेपोलियन सुधार ला रहा था, पर दूसरी तरफ उसने टैक्स बहुत बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी। मतलब आप उसके खिलाफ कुछ लिख बोल नहीं सकते। और हद तो तब हो गई जब उसने जबरदस्ती लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तब लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई ये आज़ादी नहीं है, ये तो एक अलग ही तरह की तानाशाही है। और फिर आया साल 1815। वाटरलू की जंग में नेपोलियन हार गया, और जो जीते, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, वो सब वियना में मिले और फैसला किया कि चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। मतलब राजाओं को वापस गद्दी पर बिठाते हैं। यूरोप में मोनार्की को फिर से रिस्टोर करने की इसी सोच को कंजर्वेटिज्म कहा गया। पर एक प्रॉब्लम थी। नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर में एक नया क्लास पैदा हो चुका था, एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये लोग डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर्स थे, और इनके विचार पुराने राजा महाराजाओं से बिल्कुल अलग थे। ये लिबरल नेशनलिज्म में यकीन रखते थे। इनका सीधा साधा मानना था कि देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और ये जो ऑटोक्रेसी यानी एक व्यक्ति का राज है, ये खत्म होना चाहिए। अब ये जो कंजर्वेटिव राजा थे, वो इन नए विचारों को कुचलना चाहते थे, लेकिन रेवोल्यूशनरी लोग छिप छिप कर काम कर रहे थे। इनमें से एक बहुत बड़ा नाम था इटली के जुजेपे मजीनी का। सोचिए, वो इतने खतरनाक माने जाते थे कि ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने उनके बारे में कहा था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इससे पता चलता है कि पुराने राजा इन नए ख्यालों से कितना डरते थे। तो अब तक तो ये सब विचारों की लड़ाई थी। अब देखते हैं कि ये विचार जमीन पर कैसे उतरे, कैसे इन आइडियाज ने असली देश, मतलब नेशन स्टेट्स बनाए। और यहीं से शुरू होती है जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन की कहानी।
जर्मनी को एक करने की पहली कोशिश लिबरल्स ने की थी 1848 में, पर वो फेल हो गई। फिर मैदान में उतरा प्रशिया और उसके चालाक चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क का फंडा क्लियर था, बातें नहीं, एक्शन। उसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन, मतलब सेना और डिप्लोमेसी का जोरदार इस्तेमाल। उसने 7 साल तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से लड़ाइयां लड़ी और आखिर में 1871 में एक यूनिफाइड जर्मन एम्पायर का ऐलान कर दिया। अब जैसी कहानी जर्मनी की, वैसी ही कुछ इटली की भी थी। इटली भी कोई एक देश नहीं था, बल्कि 7 अलग-अलग राज्यों में बिखरा हुआ था। यहाँ पर 2 हीरो सामने आए, नॉर्थ में चीफ मिनिस्टर कैबोर और साउथ में जुसेपे गारिबाल्डी। इन दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और 1861 तक इटली को एक कर दिया और विक्टर इमैनुअल II को पूरे इटली का राजा बना दिया गया। बस इटली का यूनिफिकेशन भी हो गया। तो जर्मनी बन गया, इटली बन गया। नेशनलिज्म की कहानी अब तक तो बड़ी अच्छी लग रही है ना? लेकिन अब कहानी में एक डार्क ट्विस्ट आने वाला है। अब यही नेशनलिज्म अपना एक बहुत ही खतरनाक और अग्रेसिव रूप दिखाने वाला था। और इस नए खतरनाक रूप का नाम था इंपीरियलिज्म। अब ये इंपीरियलिज्म क्या भला है? आसान भाषा में कहें तो जब कोई ताकतवर देश अपनी पावर और जमीन बढ़ाने के लिए कमजोर देशों पर कब्जा करना शुरू कर दे, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके, बस उसी को इंपीरियलिज्म कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है बाल्कन्स में। ये एक ऐसा इलाका था जहां बहुत सारी अलग अलग जातियां रहती थीं और ये सब कमजोर होते ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ा, इन सब ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर ये आपस में ही लड़ने लगे और इस आग में घी डालने का काम किया बड़ी यूरोपियन पावर्स ने। रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन सब अपने अपने फायदे के लिए इस लड़ाई में कूद पड़े। और बस यहीं से वो सपना जो आज़ादी और एकता के लिए देखा गया था, एक भयानक तबाही की तरफ बढ़ने लगा। बाल्कन्स की ये जो लड़ाई थी, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं रही। ये एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। इसीलिए तो बाल्कन्स को उस समय यूरोप का पाउडर केग यानी बारूद का ढेर कहा जाता था। बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी लगी 1914 में। नतीजा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की ये पूरी सदी, जिसका अंत इतने भयानक विश्व युद्ध में हुआ। तो सोचिए, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक सपने से, आज़ादी और एकता के सपने से। और ख़त्म कहाँ हुई? एक वर्ल्ड वॉर की तबाही पर। इतिहास हमें यही सिखाता है कि अच्छे से अच्छा आइडिया भी गलत हाथों में कितना खतरनाक हो सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने देश से प्यार करना, नेशनलिज्म, एक बहुत अच्छी बात है, पर यह प्यार कब जुनून में बदलकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है।